देख लो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ एक आयत है, ठीक है, जिसका लेंथ है 5 मीटर, जिसका लेंथ क्या है 5 मीटर, और उसका चौड़ाई दिया हुआ है 2 मीटर। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है अंदर 2 मीटर भुजा का एक छायांकित वर्ग है, तो छायांकित भाग एवं आयत के शेष अछायांकित भाग के क्षेत्रफल का क्रमशः क्या रेशियो होगा। तो कहीं भी एक वर्ग खींच दो 2 मीटर का, ठीक है, कहीं भी एक वर्ग खींच दो 2 मीटर का, तो 2 मीटर का वर्ग खींचोगे तो देखो इसका लेंथ ब्रेड क्या दिया हुआ 2 मीटर। तो एक कहीं भी तुम अगर इसको इसके अंदर में भेजते हो ऐसे करके वर्ग बनाते हो तो ब्रेड तो इसको पूरा कवर कर लेगा ना, 2 मीटर है तो कहीं ना कहीं से 2 मीटर हमको काट करके यहाँ पर देना पड़ेगा। तो 2 मीटर है तो ये इसको छायांकित कर दो। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो छायांकित नहीं है, ठीक है, और वर्ग का जो छायांकित भाग है उसका रेशियो क्या होगा। छायांकित भाग और शेष अछायांकित भाग के क्षेत्रफल का क्रमशः रेशियो क्या होगा। तो छायांकित भाग का रेशियो अगर निकालोगे, एरिया निकालोगे तो एरिया क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर हो जाता है क्या, बोलो। और शेष जो एरिया है, शेष जो एरिया बचा हुआ है, तो हम लोग अगर इसको ऐसे देखें कि 5 दूनी आयत का लंबाई गुना चौड़ाई हम लोग करते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाता है। तो 5 दूनी 10, और 10 में से अगर हम लोग 4 को माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, होगा क्या। 10 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब ये हो गया 4:6, तो 4:6 का मतलब क्या हो जाएगा 2:3। दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ प्रति 15,000 रुपया की दर से 15 लैपटॉप खरीदे गए और सभी लैपटॉप 2,97,000 रुपये में बेच दिए गए, तो प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें। तो प्रॉफिट परसेंट अगर ज्ञात करना है तो वस्तुओं का संख्या इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वस्तुओं का संख्या इक्वल। तो हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं, देखो 15,000 रुपया के दर से 15 लैपटॉप है, तो टोटल जो इसका कॉस्ट प्राइस पड़ गया वो 15 लैपटॉप का दाम 15,000 के दर से, तो 15 गुना 15,000 हो गया टोटल। और टोटल को बेच दिया गया, सभी 15 का 15 लैपटॉप को बेच दिया गया 2.97 लाख में, तो 2,97,000 हम लोग इसको ऐसा लिख ले, बोलो। तो या तो हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, देखो 15,000 के दर से है तो एक लैपटॉप का दाम 15,000, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस, और एक लैपटॉप को बेचा अगर जाएगा तो 2,97,000 में अगर बेचा जा रहा सारे को, तो एक लैपटॉप को कितना में बेचा गया 2,97,000 बटे 15 को। तो भी हम लोग को यहाँ पर रेशियो ही निकालना और यहाँ भी रेशियो ही निकालना है, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर गुना उना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, रेशियो निकालो हमेशा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच जो प्रॉफिट या लॉस होता है, अगर उसका परसेंटेज निकालना होता है तो इसका मतलब ये है कि हम उसका रिलेशन निकालते हैं, उसके बीच का कंपैरिजन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से 1000 कट जाएगा, देख लो कट गया क्या। अभी ये कटने वाला देख लो 9 से कट जाएगा, इसका मतलब एक बार 3 × 15 कर दो, 3 × 15, 3 9 27, 3 9 27, फिर एक बार 3 से काट दो, 3 × 15, और ये हो जाएगा 33, बोलो होगा क्या। तो इसका रेशियो पे तुम गौर करोगे तो क्या आ जाएगा 25:33 आया क्या। यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा, तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक, किसी भी एक तरह से कर लेना है। तो 25 से 33 हो गया, तो यहाँ से देखो कितना का फ़ायदा हुआ, 8 का फ़ायदा हुआ। तो 25 में 8 का फ़ायदा, तो 100 में 32 का फ़ायदा। या परसेंटेज प्रॉफिट अगर निकालना होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, तो 8 का फ़ायदा हुआ 25 में, और गुना क्या कर देते हम लोग 100, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और 8 चौका 32% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ढूंढे। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन रहता है, लेकिन एनटीपीसी में उतना कोई हार्ड बहुत ज़्यादा नहीं रहता क्वेश्चन नंबर सीरीज का, ठीक है। तो अभी हम इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस इसका आंसर हम तुमको लोग को बताते हैं। देख लो 1 and 1.5, फिर है 2.5, नेक्स्ट दिया हुआ 4, एंड बीच में हमारा वहाँ पर मिसिंग नंबर है 8.5, 11.5, ठीक है। तो यहाँ से देख लो इसके बीच का डिफरेंस को देखो, तो बीच का डिफरेंस को देखोगे तो +0.5 हो रहा है क्या, इसके बीच का डिफरेंस देखोगे तो +1 हो रहा है, इसके बीच का डिफरेंस +1.5 हो रहा है। तो देखो 0.5 का डबल, 0.5 का ट्रिपल है ना, तो 0.5 का भी 4 गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2,
और 2 जब हम 4 में ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए 6। एक बार हम फिर से कन्फर्म हो जाते हैं क्या हम लोगों ने सही बनाया क्या, तो 2 के बाद यहाँ पर 2.5 आना चाहिए, उसके बाद फिर 3 आना चाहिए। तो देख लो 6 + 2.5 8.5 हो जाता है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 6 सही है। ठीक है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर प्लस प्लस नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक है। 25 ये स्टार है, सब जगह स्टार है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लो। 25 स्टार 5, फिर स्टार है 35, फिर स्टार दिया हुआ ये 20, फिर स्टार दिया हुआ है 2। और इसमें से बोल रहा है क्या कि आप ऑप्शन में से कोई भी एक चूज़ कर लीजिए जो कि ये जो दिया हुआ है गणितीय संक्रिया उसको साबित कर दे, सही साबित कर दे। तो आप देखिए कि पहला ऑप्शन अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ, गुना डिवीज़न का, फिर प्लस का बराबर का। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ हमारा प्लस बराबर गुना और भागा का। तीसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है डिवीज़न का, प्लस का, बराबर का और गुना का। और चौथा ऑप्शन हमारा दिया हुआ बराबर गुना डिवीज़न का और प्लस का। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा भी दिमाग लगा सकते हो। 25 गुना 5 तो कभी होगा नहीं, कभी भी होगा तो 25 और 5 के बीच में भागा होना चाहिए, तभी बढ़िया रहता है। 5 भागा 35 होगा नहीं, 35 के पीछे रहता है 5 तो हम लोग भागा लगा देते। तो यहाँ पर गौर से देखो कि इस जगह पे हमारा सबसे पहले सूट क्या कर रहा है, डिवीज़न का साइन। तो डिवीज़न का साइन पहला, दूसरा और चौथा में तो है नहीं, पहले में, तो इसका मतलब सी सूट कर रहा है। और सी से डायरेक्ट हम उठा करके पहले चेक कर लेते हैं, अगर ये हो गया तो यही मेरा आंसर भी हो जाएगा। और ये सूट भी कर रहा है ना, देख लो 25 / 5, तो ये ज़्यादा बेटर है ना। एक बार हम देख लेते इसको चेक करके। तो यहाँ पर डिवीज़न का साइन दिए, यहाँ पर प्लस का साइन दिए, यहाँ पर बराबर का साइन दिए और यहाँ पर गुना का साइन दिए। तो देखो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 में अगर 35 को ऐड करेंगे तो 40 आएगा। अब 20 दूनी 40, तो देखो ये बैठ गया क्या, और जैसे ही बैठ गया तो आंसर हमारा क्या आ गया, सी। तो थोड़ा सा हम लोग कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 169 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि वरीय त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है और दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। ये हम पिछले सेट में भी लगातार बता चुके हैं। जब भी कोई 2 त्रिभुज समरूप होता है, जब भी कोई 2 त्रिभुज सिमिलर होता है, ABC अगर सिमिलर है DEF के, तो एक तो इसका संगत कोण हमेशा इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होता है। दूसरा, भुजाओं का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो AB/DE बराबर हो जाएगा BC/EF के, ठीक है, बराबर हो जाएगा AC/DF के। बोलो होगा क्या। और एक बात और भी हम बता चुके हैं कि जो भुजाओं का रेशियो होता है, मीडियन का भी, मीडियन अगर खींचा जाए तो मीडियन का भी सेम रेशियो, एल्टीट्यूड खींचा जाए तो उसका भी सेम रेशियो, ठीक है, कुछ भी खींचा जाए इसके अंदर में, कुछ भी एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए उसका रेशियो वो भी सेम ही होता है। और हाँ, अगर इसका एरिया देखा जाए, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो बताओ कि जो एरिया होता है वो इसके भुजा के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ये हम बता चुके पहले क्या। तो अगर एरिया दिया हुआ है ABC का 169 और DEF का एरिया दिया हुआ 119, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम सबसे बड़ी भुजा AB को मान ले तो AB बटे DE, तो बड़ी भुजा से बड़ी भुजा का ही हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो AB बटे DE का जो स्क्वायर होगा वो 169 बटे 121 होगा। बोलो होगा क्या। तो AB बटे DE ये बराबर क्या हो जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट 13 और 121 का स्क्वायर रूट 11। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बड़ी भुजा है, जो पहला त्रिभुज है, उसका जो सबसे बड़ी भुजा है वो है 26 मीटर का या 26 सेंटीमीटर का, जो भी दिया हो। तो हम लोग बोल सकते हैं 13 यूनिट बराबर 26, 13 यूनिट बराबर, तो 11 यूनिट बराबर 22, 11 यूनिट बराबर 13 दूनी 26, तो 11 दूनी, तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा 22 सेंटीमीटर का। ठीक है,
देखो इसके बाद जो ये छठा नंबर का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो हम इसी से मिलता जुलता सेम क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन इससे अच्छे लेवल का। ठीक है, इससे तुमको बहुत बढ़िया से पता चल जाएगा। लिखो क्वेश्चन। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए। इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ। इंग्लिश में जिसको लिखना लिख सकते हो। थर्टी 30% छात्र हिंदी में फेल हुए। 30% छात्र हिंदी में फेल हुए। 30% of the students failed in हिंदी। 50% अंग्रेजी में फेल हुए। 50% of the student failed in इंग्लिश। 15% छात्र इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल हुए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल हुए। 15% छात्र इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल हुए। 22% छात्र हिंदी और गणित दोनों में फेल हुए। 22% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ एंड हिंदी बोथ। यदि 13% छात्र तीनों विषय में फेल हुए, 22% छात्र हिंदी और गणित दोनों में फेल हुए। 13% छात्र तीनों विषय में फेल हुए। 13% छात्र तीनों विषय में फेल हुए। तो तीनों विषय में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, देखो यहाँ अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, इसको समझना। देखो वेन डायग्राम बना रहे हैं हम यहाँ पर 3 सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो 3 सब्जेक्ट के बारे में हमने लिखा, ये जो एक सर्किल है ये एक सब्जेक्ट के बारे में बात किया, दूसरा सर्किल दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, और तीसरा सर्किल तीसरे सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। इसमें से हुआ क्या सब है, इसको समझना ध्यान से। अगर हम इस सर्किल को यहाँ से अभी मिटा दें, सिर्फ 2 ही सर्किल को हम पहले ड्रॉ करते हैं। तो अगर ये मैथ्स है और ये इंग्लिश है, ठीक है, तो सिर्फ मैथ, केवल मैथ वाला ये एरिया दर्शाएगा। बात समझ रहे हो क्या? ओनली इंग्लिश वाला ये एरिया आ जाएगा। बोलो आएगा क्या? एंड मैथ्स एंड इंग्लिश ये दोनों मिल करके इस एरिया में आ जाएगा। बोलो आएगा क्या? अगर 3 सब्जेक्ट का बात किया जाए, 3 सब्जेक्ट का बात किया जाए या 3 लैंग्वेज का बात किया जाए, जैसे यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं हिंदी, इंग्लिश एंड बांग्ला, ठीक है। तो अगर हिंदी का बात किया जाए तो हिंदी तो ये सारा हो जाएगा, इसके अंदर में जो भी आएगा सब हिंदी का हो जाएगा, इसके अंदर में जो भी आएगा सारा इंग्लिश का हो जाएगा, और इसके अंदर में जो भी आएगा बांग्ला का हो जाएगा। लेकिन किसी किसी जगह पे देख लो, ये जो एरिया है अगर सिर्फ हिंदी का बात करेगा तो इतना दूर आ जाएगा। बोलो, सिर्फ इंग्लिश का बात करेगा तो ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा उसको, करेगा क्या? और सिर्फ बांग्ला का बात करेगा तो ये एरिया आएगा, ठीक। अगर इसमें से कहा जाए कि हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में अगर कहा जाए तो हिंदी और इंग्लिश वाला ये आ जाएगा। बोला आएगा क्या? सिर्फ हिंदी और इंग्लिश, अगर हिंदी और इंग्लिश में भी सिर्फ लगा दिया, ओनली लगा दिया, तो सिर्फ ये आ जाएगा, यहाँ तक ही, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। बात समझ रहे हो ना? अब अगर क्वेश्चन ये बोला जाए कि हिंदी और बांग्ला, तो हिंदी और बांग्ला में ये आ जाएगा। बोलो आएगा क्या? और अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए इंग्लिश और बांग्ला, तो इंग्लिश और बांग्ला के लिए ये आ जाएगा।
तीनों के लिए सिर्फ ये आ जाएगा, तीनों के लिए सिर्फ ये आ जाएगा, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। बुलाएगा क्या? अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखना ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं जो क्वेश्चन तुमको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए। तो मैथ्स के बारे में हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मैथ्स 40%, ठीक है। 30% छात्र हिंदी में फेल हुए, 30% छात्र हिंदी में फेल हुए, ठीक है। 50% इंग्लिश में फेल हुए, 50% इंग्लिश में फेल हुए। सबको हम अभी बाहर क्यों लिख रहे हैं पता है? क्योंकि ये इंग्लिश का है, तो इंग्लिश का ये सारा है ना, तो हम अभी डिसाइड तो नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ पे क्या जाएगा, कितना परसेंट जाएगा, इसलिए सबको अभी बाहर में लिख रहे हैं, ठीक। अब हुआ क्या कि 25% छात्र, एक सेकेंड को, 25% छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए। गणित और अंग्रेजी, मैथ्स एंड इंग्लिश, इस दोनों में फेल हुए। कितना परसेंट छात्र? 25% छात्र। हमने यहाँ पर क्यों लिखा? क्योंकि इसमें भी तो दो एरिया है, तो हमको पता तो नहीं है कि इस 25% में कितना इधर है कितना इधर है, इसीलिए हमने इसके बाहर में लिखा इसको 25%। फिर क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है 15% इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए, 15% इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए। 22% छात्र हिंदी और गणित में फेल हुए, 22% छात्र हिंदी और गणित में फेल हुए, हिंदी और गणित में फेल हुए, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है 13% छात्र तीनों विषय में फेल हुए। तो 13% जब तीनों में फेल हुए तो 13% का तो देख लो स्थान फिक्स हो गया ना। अब हम लोग इसको बनाते हैं कि टोटल फेल कितना हुआ। नहीं लिखा है? देखो, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, 30% छात्र हिंदी में फेल हुए, 50% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 25% छात्र गणित और अंग्रेजी में फेल हुए, लिख लो ना, 25% छात्र गणित और अंग्रेजी में फेल हुए। अंतिम में ही लिख लो, कोई ज़रूरी नहीं बीच में लिखना, कहीं से भी हो सकता है ना वो। 25% छात्र गणित व अंग्रेजी में फेल हुए, लिख लिए। उसके बाद जितना है सब वहीं पे रहने दो। अभी इतना तो आ गया समझ में। अब यहाँ से देखो ध्यान से, तो टोटल है 25%, टोटल है 25% इस दोनों का, और एक तरफ है 13%। तो बताओ 13% में से घटा देंगे तो ये 12% हो जाएगा। 15% में से 13% घटा देंगे तो 2% हो जाएगा, और 22% में से 13% घटा देंगे तो 9% हो जाएगा। टोटल है मैथ्स में कितना फेल किया? 40%। तो 40% में देखो 13 12 उसी के सर्किल में है ना, 13 12 25 और 25 9 मिल के 34। तो 34 अगर 40 में से घटा दिए तो सिर्फ मैथ में, केवल मैथ्स में फेल होने वाला 6%, टोटल हिंदी में फेल होने वाला 30%। तो 13 2 15, 15 और 9 को ऐड कर देंगे तो 24%। 24% अगर 30% में से घटा देंगे तो 6%। बोलो होगा क्या? टोटल इंग्लिश में है 50%, 13 12 25, 13 12 25 और 25 2 27। अगर हम 50 में से घटा देते हैं तो क्या बचेगा? 23%। बोलो बचेगा क्या? अब यहाँ पर जो मेरा आंकड़ा है इसको समझते हैं, या तो किसी एक विषय में, या तो दोनों विषय में, या तीनों विषय में। यानी जितना फेल वाला है सबको इधर भर दिए, और जितना पास वाला है सब बच जाएगा। टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा? 100%। तो जितना पास वाला है वो भी सब सब्जेक्ट में पास वाला, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट में भी जो फेल हुआ सबको हम यहाँ लिख दिए ना, तो सब सब्जेक्ट में पास वाला जो है वो हमको मिल जाएगा। तो अभी हम लोग इसको गिन लेते हैं। टोटल फेल यहाँ पर लिखते हैं, टोटल फेल कितना किया देख लो, टोटल फेल कितना किया। तो ये तो हो गया 40 किसी भी एक जगह पे, इतना तो तुमको गिना हुआ ना, 40 40 8 40 8 48 48 20 68 68 3 71। कितना परसेंट हो गया टोटल फेल? कैसे आया, समझ में आया? अरे ये 40 है ना, इतना दो किधर से भी तुम गिन लो, 40 है, 40 6 46 2 48, 48 प्लस 23 मिलके 71। समझ में आ रहा है क्या? तो टोटल फेल तुमको पता चल गया 71। तो सब्जेक्ट तीनों विषय में जो पास वाला स्टूडेंट है वो क्या पता चल जाएगा?
100% माइनस 71%, तो आंसर आ जाएगा 29%। यही वो आंसर। ठीक है, लिख लो अब इसको। एक परीक्षा में 20% स्टूडेंट्स गणित में फेल हुए। पंद्रह % स्टूडेंट्स इंग्लिश में फेल हुए। 25% स्टूडेंट्स हिंदी में फेल हुए। यदि 5% स्टूडेंट्स मैथ्स एंड इंग्लिश में फेल हुए, गणित एवं अंग्रेजी में फेल हुए, 10% स्टूडेंट्स इंग्लिश एंड हिंदी में फेल हुए, अंग्रेजी और हिंदी में फेल हुए, 15% स्टूडेंट्स मैथ्स एंड हिंदी में फेल हुए, मैथ्स एंड हिंदी में फेल हुए। यदि 2% स्टूडेंट्स तीनों विषय में फेल हुए, यदि 2% स्टूडेंट्स तीनों विषय में फेल हुए, तो तीनों विषय में पास हुए स्टूडेंट्स का प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन एक बार सुनो, एक बार क्वेश्चन क्या है फिर से। एक परीक्षा में 20% गणित में फेल हुए, 15% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 25% छात्र हिंदी में फेल हुए। यदि 5% छात्र गणित और अंग्रेजी में फेल हुए, 10% छात्र अंग्रेजी और गणित में फेल हुए, अंग्रेजी और हिंदी में फेल हुए, 15% छात्र गणित व हिंदी में फेल हुए। यदि 2% छात्र तीनों विषय में फेल हुए, तो तीनों विषय में पास हुए स्टूडेंट्स का प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें करना क्या है सब है, देख लो यहाँ पर। तो 3 सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट का हम लोग ऐसे वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, बना लिए। सबसे पहले बोला क्या, मैथ्स में 20% छात्र फेल हुए, तो मैथ्स में 20% छात्र फेल हुए, तो मैथ्स में 20% लिख लिए। ठीक है, 15% इंग्लिश में फेल हुए, 15% इंग्लिश में फेल हुए। ठीक है, और 25% हिंदी में फेल हुए, 25% हिंदी में फेल हुए। यदि 5% छात्र गणित और अंग्रेजी में फेल हुए, 5% छात्र मैथ्स एंड इंग्लिश में फेल हुए, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 5%। 10% इंग्लिश एंड हिंदी में फेल हुए, 10% इंग्लिश एंड हिंदी में फेल हुए, और 15% मैथ्स और हिंदी में फेल हुए, 15% मैथ्स और हिंदी में फेल हुए, और 2% छात्र तीनों में फेल हुए। तो क्वेश्चन पूछ रहा क्या, तीनों विषय में पास वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज ज्ञात करें। तो यहाँ पर इसको ऐसे बनाओ, 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो 13, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, 20 में से 13 2 15, 15 3 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, 15 में से 3 2 5, 8 5 13 माइनस करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा 2, 13 2 15, 15 8 23, 25 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2%। बोलो आएगा क्या। तो टोटल फेल जो हो गया है उसके बारे में हमको पता चल गया। टोटल जो फेल हुआ है किसी भी एक जगह, ये तो तुमको किसी ना किसी एक का तो पूरा सर्किल पता है ना। तो जैसे इसी का पता है तो 25% यहाँ तक तुमको पता है, 25% पता है, तो 25 5 कुछ बोल दो 30 2, तो टोटल फेल कितना परसेंट हुआ 32%। तो बता दो कि टोटल पास कितना हुआ, तीनों विषय में जो पास हुआ वो कितना हो गया 100% माइनस 32%, और यही इसको माइनस करके आंसर आ जाएगा हमारा 68%। आया था 68%। उतारना है। टोटल फेल
हाँ देखो इतना दूर क्या है, इतना दूर क्या है बताओ, 25%। ये तो हम गिन के ही लिखे हैं ना, तो इतना दूर 25% है, 3 2 5 2 7, 25 में 7 जोड़ दिए तो 32% आ गया। कहीं से भी उठा लो, देखो ऐसे, यहाँ से इधर कितना परसेंट है, 15। तो 15 के बाद तो सिर्फ 3 ही बचा ना, 13 2 15, 15 15 30, 30 2 32। या इधर से देख लो, इधर से, ठीक, तो इधर से 20% है तो 20 10 30, 30 2 32। किधर से भी ले सकते हैं। ये सबको अलग अलग से जोड़ोगे तो टाइम तो थोड़ा लगेगा, सबको अलग अलग से नहीं जोड़ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें 7वां 8वां 9वां में आ जाओ, ठीक है। देख लो 9वें नंबर का क्वेश्चन है, 24 के 3/5 का 40% क्या होगा। 24 के 3/5 का 40% को हम लोग 2/5 लिख सकते हैं क्या। 24 के 3/5 का 40% बराबर क्या होगा, तो 40% को हम लोग 2/5 लिख सकते हैं। और बस इतना ही सॉल्व करना है। 24 तिया 72 दूनी 144, अब बटे ये क्या हो गया 25, बोलो हुआ क्या। तो इसमें हम लोग को देख लो ऑप्शन में दिया हुआ पॉइंट में, तो हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, 25 में से डिवाइड नहीं करने लग जाते हैं, इसको ऐसे समझो, ऊपर नीचे 4 से गुना कर देते हैं। ऊपर नीचे किससे गुना करते हैं, 4 से। क्यों कर देते हैं, ये 100 बन जाएगा, नीचे वाला क्या बन गया 100, 4 चौका 16 का 6, 14 चौका 56, 1 57, बोलो ऐसा बन गया क्या 576। 576 बटे 100, और 576 बटे 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5.76 आंसर, ठीक है। दसवें नंबर का क्वेश्चन देखो, दसवें नंबर का क्वेश्चन है सादृश्यता पूर्ण कीजिए। तो लग रहा है रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, चलो फिर भी देख लो। B/8 है, प्रोपोर्शन में है C/वाट, बोलो है ना। तो B का स्थान क्या होता है 2, तो B का स्थान 2 होता है, तो 2 का क्यूब क्या हो गया 8। C का स्थान क्या होता है 3 का क्यूब क्या हो जाएगा। ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, समझे क्या। मैथ्स का क्वेश्चन होता तो ये क्या हो जाता पता है, 2 चौका 8, 2 चौका तो 3 चौका, बात समझे क्या, 3 चौका 12। यहाँ पे 12 देख लो है क्या ऑप्शन में, नहीं है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया इसमें, समझे। टाइपिंग करते करते रीजनिंग का भी 1 2 टाइप कर दिया। चलो फिर भी रीजनिंग का भी आ गया तो हम बता दिए, क्या कोई दिक्कत। बढ़ते फिर हम लोग, एक 11वां नंबर का क्वेश्चन देखो। दो किस्मों ए और बी की चावल, 2 किस्मों ए और बी की चावल जिनका मूल्य 210 रुपया और 280 रुपया प्रति केजी है, उसको 3:4 के रेशियो में मिलाया जाता है और मिक्सर को 260 रुपया पर केजी के दर से बेचा जाता है, तो प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें। ये जो है एक तरह से एलिगेशन का भी क्वेश्चन है। मिक्सर यहाँ पर ऐसे करके समझो इसको कि अगर 210 रुपया प्रति केजी, हम देखो आराम से समझाते, इसको समझने का कोशिश करना। ए प्रकार का जो चावल है उसका रेट है 210 रुपया पर केजी, और बी प्रकार का चावल है उसका रेट है 280 रुपया पर केजी, ठीक है। इसको किस रेशियो में मिलाता है, इसको मिलाता है 3:4 के रेशियो में। इसको किस रेशियो में मिलाता है 3:4। मतलब कहने का ये है कि अगर 210 रुपया पर केजी वाला 3 केजी चावल लिया, तो 280 रुपया पर केजी वाला कितना 4 केजी चावल लिया, और दोनों को मिक्स करेगा तो कोई ना कोई मीन प्राइस आएगा ना जी। तो कोई ना कोई मीन प्राइस आएगा, तब पता चलेगा अभी कॉस्ट प्राइस आया, और तब 260 रुपया पर केजी से बेचा, तो वहां से हम लोग को प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। पहले तो कॉस्ट प्राइस लाना है ना, पहले क्या लाना है 210 रुपया पर केजी से खरीदे, 280 रुपया पर केजी से खरीदे, और दोनों को करेंगे मिक्स, तो अभी तक तो कॉस्ट प्राइस ही रहा। तो अभी तक कॉस्ट प्राइस ही रहा, तो पहले तो हम कॉस्ट प्राइस लाएंगे ना।
सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ 260 रुपया पर केजी। तो जब हम कॉस्ट प्राइस लाएंगे और सेलिंग प्राइस दिया हुआ तभी हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस देख लो कैसे निकालते हैं, इसको समझने का कोशिश करना, बहुत तरीका है समझाने का। देख लो हम 3 तरीका से तुम लोग को बता रहे हैं मीन प्राइस निकालने के लिए। कितना तरीका से? तीनों को समझना। सबसे पहला तरीका वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज ये है कि 3 केजी चावल अगर 210 रुपया का है तो टोटल कितना हो जाएगा? 210 गुना 3, बोलो होगा क्या? और 280 रुपया पर केजी वाला 4 केजी चावल है तो 280 गुना 4, बोलो हो जाएगा क्या? और टोटल क्या हो जाएगा? जब दोनों को जोड़ देंगे टोटल हो गया ये रुपया, और अभी इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालेंगे तो टोटल 7 केजी हो गया ना। तो 7 केजी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं? 7 केजी से। हम गुना नहीं किए अभी तक, गौर से देखो, सिर्फ गुना लिख दिए, समझे? अब देखो क्या होता है। तो 7 से इसमें भी डिवाइड, 7 से इसमें भी डिवाइड। देखो अब कितना आसान हो गया। 7 तिया 21, 30 बार में कटा। 30 तिया 7 से इसमें भी काटेंगे। 7 चौका 28, 4 चौका 16, 160, बोले हुआ क्या? दोनों मिलके 250 रुपया पर केजी। पहला तरीका था वेटेड एवरेज, बहुत आसानी से बन गया। एलिगेशन मिक्सर अगर हम लोग देखते हैं, देखो ध्यान से, पहले हम इसी को बनाने के लिए तुम लोग को दिखाते हैं। 3:4 में मिक्स किया है। एक का है दाम 210 रुपया पर केजी, दूसरे का दाम है 280 रुपया पर केजी। अब इसको करेगा मिक्स, ठीक है? तो भी रेशियो भी नीचे में क्या आएगा? नंबर ऑफ टर्म का ही रेशियो आता है, 3:4 ही आएगा। तो इसको क्या करना पड़ता है? इसको देखो, एक तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसको मल्टीप्लाई कर दे, जोड़ करके 7 से डिवाइड कर दे, जो यहाँ पर किए है। एक और तरीका ये है कि इस दोनों का अंतर क्या है? इस दोनों का अंतर क्या है? बोलो जल्दी। 70 को 7 भाग में बांट दो। 70 को कितना भाग में बांट दिया? 7 भाग में। 4 3, तो 1 भाग कितने का आया? 10 का। 70 को 7 भाग में बांटे तो 1 भाग कितने का आया? पक्का ना? तो जब 1 भाग 10 का तो 3 भाग 280 से नीचे होगा कि 280 से ऊपर होगा दाम? कभी भी मीन प्राइस जो होता है, मीन रेट जो होता है, वो इस दोनों के बीच में होता है। 210 से ऊपर होगा 280 से, तो हम बोले 3 बराबर 30 आया ना। 3 बराबर क्या आया? तो 280 से 30 कम करके 250 लिख दो। दूसरा तरीका, 4 बराबर 70, 4 बराबर 40, 7 बराबर 70, तो 4 बराबर, तो 210 से ऊपर हुआ ना 40, तो 210 से 40 ऊपर करके लिख दो 250 रुपया पर केजी। किधर से भी लिख सकते हैं। अब ये कॉस्ट प्राइस आ गया 250 रुपया पर केजी, कॉस्ट प्राइस आ गया 250 रुपया पर केजी, बोलो आया? और सेलिंग प्राइस बोल रहा है क्या? 260 रुपया पर केजी है। 25 रेशियो क्या आया? कितना का फायदा? 1 का फायदा कितना में? और 1 का फायदा 25 में, गुना 100 कर दिए तो आंसर क्या आ गया? 4%। या तुमको अगर पता है कि 1/25 का परसेंटेज वैल्यू 4% होता है तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 4%। आ रहा समझ में क्या? लिख लो। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 12वें नंबर का क्वेश्चन। 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के परितः 3.5 मीटर का चौड़ा पथ है, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देख लो, एक 7 मीटर का त्रिज्या है। कितना मीटर का त्रिज्या वाला पथ है? 7 मीटर का। इसको मान लेते हैं ये 7 है, तो 7 है तो ऐसा करके होगा मैदान। और 3.5 मीटर का एक पथ है, तो 3.5 मीटर का एक पथ है और वो भी इसी तरह से वृत्ताकार है, ठीक है? तो 3.5 मीटर का एक पथ हुआ और वृत्ताकार हुआ, तो ये भी तो 3.5 मीटर ही होगा ना। ये कितना मीटर होगा? 3.5। और ये कितना मीटर होगा? हमसे क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है? इस पथ का क्षेत्रफल, यही पूछा ना। तो बड़ा वाला वृत्त में से अगर छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए तो पथ का क्षेत्रफल निकलेगा। तो हम लोग अगर बड़ा वाला वृत्त लिखते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर 1, पाई आर स्क्वायर 2, ऐसा R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। तो ये अगर 7 है, हम लोग इसको अगर पाई कॉमन ले ले क्या? तो पाई अगर कॉमन ले लेते हैं, दोनों में पाई कॉमन आ गया, तो एक तो आ गया 7 का स्क्वायर और एक आ गया 3.5 का स्क्वायर। बोला आया क्या? अब हम लोग क्या करेंगे? पाई को 7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर से माइनस कर देंगे 7 का स्क्वायर। ऐसा मत करना, देखो ऐसा कर दो, 7 में से 3.5 माइनस किए
तो 7 में से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला पता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 7 में से 3.5 माइनस किए तो 3.5 हो गया, और एक बार प्लस कर देंगे तो 10.5 हो जाएगा। बोलो होगा क्या? और पाई का वैल्यू हम 22/7 रख देते हैं, 22/7 रख देते हैं। तो 22/7 रख करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.5 आ जाएगा। बोलो आया क्या? 0.5 आ गया। 0.5 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले किससे मल्टीप्लाई कर ले? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 11। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया ना। अब तो 1 आ गया तो इसका कोई यूज़ नहीं। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना? 10.5 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? और 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम तुम लोग को पहले भी बता चुके हैं, अगर 105 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो लिखना है 5, 505, 101 और 1। बोलो लिखना है क्या? अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 1155। लेकिन एक डिजिट पहले दशमलव है तो हम लोग यहाँ पर दशमलव लिख करके आंसर लिख देते 115.5। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन में नहीं है क्या? गड़बड़ हो गया कहीं पे क्या? 3.5 मीटर चौड़ा पथ है, 7 मीटर त्रिज्याकार वाले एक वृत्ताकार मैदान के परितः 3.5 मीटर चौड़ा पथ है। परितः मतलब अंदर ही होता है ना, परितः बाहर होता है। देख लो भाई, परितः का मतलब हमको नहीं पता था, ठीक है, हमको लगा कि अंदर होता है, ठीक है, तो बाहर होता है। तो ऐसा करो, बाहर से भी तो बन सकता है ना। चलो परितः हमको नहीं पता था, ठीक है, तो यहाँ पर देख लो ध्यान से, इसको भी उतार सकते हो और इसी तर्ज पे वो बन जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो कैसे बनेगा इसको समझते हैं। ऐसे ये एक वृत्ताकार पथ है जिसका त्रिज्या क्या है? 7, और परितः का मतलब अगर बाहर हो जा रहा है तो इसका मतलब 3.5 मीटर का अगर यहाँ से है तो ये इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? 10.5। बोलो होगा क्या? तो यहाँ पर तुमको करना क्या है? पाई आर स्क्वायर 10.5 का इस बार कर लेना है। तो 10.5 का स्क्वायर करोगे, कॉमन आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर। तो ये अगर सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अभी समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो परितः का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक को 25% बढ़ाया जाए, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? बोलो 1/4 होता है क्या? अगर बढ़ाया जाए तो हम लोग इसको रेशियो में क्या लिखेंगे? अगर पहले 4 था तो 4 से 1 बढ़ के क्या हो गया? बोलो। तो पहले अगर 4 था तो बाद में क्या हो गया? तो पहले 4 था, बाद में 5 हो गया, और क्वेश्चन में बोल रहा है बाद में ये 75 हो गया। बाद में ये क्या हो गया? तो हम लोग बोल सकते हैं 5 बराबर 75 तो 1 बराबर 15, और 1 बराबर 15 तो 4 बराबर 60, यानी पहले क्या रहा होगा? 60 आंसर। पंद्रह का क्वेश्चन है, चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें। अभी तक में हम लोग लगता है जितना पीछे सेट पढ़ा है सब में बता चुके ना, 14:6, एंड ये समानुपात है 28x, ठीक है। तो x बराबर निकालना है तो मीन का प्रोडक्ट कर लो और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट कर लो, वो दोनों इक्वल होता है। तो 14 × x बराबर 6 × 28, बोलो होता है क्या? देखो इसको ऐसा कर लो, वो भी मत करो, गुना उना भी मत करो, इसको ऐसा कर लो। देखो ये 14 है, ये क्या है? 14 है, तो इसके साथ क्या रिलेशन है? 14 का दुगुना का, तो 6 का दुगुना क्या होगा? आंसर हो गया 12। बात समझे? यानी तो x बराबर तुम निकालोगे तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6 × 28 और डिवाइड किससे कर दो? 14 से, तो भी तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक, सोलह लिख लिए। ₹6400 की धनराशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज पे हम लोग बहुत बार चर्चा की है। तो ₹6400 देख लो, ऐसा करके लिख लेते हैं, ₹6400 एकदम आसानी से निकालते हैं। तो 20% प्रति वर्ष के दर से 3 वर्ष का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट तो जो आएगा, प्रिंसिपल पर तो जो इंटरेस्ट आता ही है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो 6400 का 20% क्या हो जाएगा? 640 का डबल कर दो, 1200। अरे 10% 640 हुआ ना, तो 640 का डबल कर देंगे तो 1280,
1280 1280 तो प्रत्येक वर्ष सिंपल इंटरेस्ट आया, बोलो आया क्या? 1280 1280 1280 ये तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट पर भी क्या लगेगा? तो एक वर्ष के बाद अगर 1280 आया हुआ है तो इसका इंटरेस्ट दूसरे वर्ष लगेगा 20% लगेगा, एक वर्ष के बाद 20% लगेगा, तो 128 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो 256। बोलो होगा क्या? ये 2 वर्ष का खत्म हो चुका। अगर तीसरे वर्ष देखेंगे तो तीसरे वर्ष इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट आता है, तो हमारे पास कितना इंटरेस्ट नजर आ रहा? 3। तो इस तीनों पे ना 20% लगेगा, तो 1280 का 20% अगर देखेंगे तो फिर से 256 तीसरे वर्ष, हाँ फिर से 200 सो क्या हम कहाँ बोले 253? हाँ फिर से 1280 का 20% तो 256 ही लगेगा ना, और फिर 1280 का 256 ही लगेगा। बोलो लगेगा क्या? लेकिन इसका अगर 20% तुम देखोगे, इसका 20% तो 25 रुपया 60 पैसा, इसका होगा 10%, और इसका डबल करेंगे तो 51 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। बोलो होगा क्या? अब सारे को जोड़ दो, आंसर आ गया तुम्हारा। दूसरा भी तरीका हम बता रहे हैं, इसको पहले समझ लो। तो 1280 1280 1280 3 बार आया, 12 तिया 3600 और 80 तिया 240, तो 3840 तो ऊपर से मिल गया इसको। 256 256 256 तीनों को ऐड कर देना है, 56 तिया 168 हो जाता है, और 200 तिया 600 हो जाता है, यानी 768 हो गया। बोलो हुआ क्या? और 51 रुपया 20 पैसा। अगर सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा क्या? देख लो ऐसे करके ऐड करते हैं, 3800 प्लस 700, 3800 प्लस 700 4500, कितना हुआ? 40 60 4600, 40 60 60 के लिए यहाँ से 40 60 क्या हुआ? 4600, 4608 और 51 जोड़ दिए तो 4659 रुपया 20 पैसा। ये मेरा आंसर हुआ क्या? चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछ रहा है तो कितना हो गया? 16। आज रहने दो अब, ठीक। कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, कल इससे आगे पढ़ेंगे, और तुम लोग जो है 12 नंबर का जो सेट है उसको एक बार बना करके लाना। धीरे 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 सेट जो है तुम्हारा वो क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा इसका लेवल, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, पकड़ो किसका।